नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। मैं विनोद सर। इकॉनमी की क्लास चल रही है। पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इकॉनमी के बारे में चर्चा किया, जिसमें उन्हीं बिंदुओं पर क्रमबद्ध आपको जानकारी दी गई जो अभी तक की परीक्षाओं में सवाल वहाँ से पूछे जा रहे हैं। वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए, हमारे इकॉनमी सेक्शन में करंट के साथ जो कंसेप्ट का क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को दिया है, उसको आपको ध्यान में रखना है और इस बात की भी आपको जानकारी रखनी है कि आने वाले समय में जो इकॉनमी से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो करंट इश्यूज़ हैं, ये आपको बराबर मिलते रहेंगे। हमारे इस वीडियो में हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है, जो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ताकि आने वाली जो परीक्षाएं हैं, आज ही अगर आपको पता होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग द्वारा जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उसका विज्ञापन आ चुका है। आप लोग उनकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं कि किन किन सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें हैं और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए बहुत ही बेहतर मौका है। सीटें बहुत अच्छी हैं सारे सब्जेक्ट्स में। आपको मेहनत करने की आवश्यकता है और आने वाले दिनों में अगर आप कंपटीशंस को बीट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए आपका जो भविष्य होगा वो स्वर्णिम होगा। यहाँ पर मैं अपनी क्लास में आपको उन बिंदुओं के साथ साथ कुछ करंट की जानकारी भी आज से मैं देता रहूँगा और आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मेरी क्लास में टीजीटी और पीजीटी इकोनॉमिक्स की स्पेशल क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। जो भी इच्छुक अभ्यर्थीगण हैं वो क्लास को पहले तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी को देख सकते हैं, मैटर्स को देख सकते हैं, करंट इश्यूज़ क्या है उसे देख सकते हैं। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि उन्हें एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। चूँकि अभी जो क्लासेस मेरी चल रही हैं वो फुल कोर्सेज क्लासेस नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी के बारे में और कुछ जो करंट इश्यूज़ हैं उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। लेकिन अगर सिस्टमेटिक तौर पर अगर क्लास स्टार्ट होता है टीजीटी पीजीटी का, आपको फुल कोर्सेज के साथ यहाँ पर पीडीएफ भी अवेलेबल करवाया जाएगा और साथ ही साथ जो भी विभिन्न अभी तक की परीक्षाएँ हुई हैं, विभिन्न प्रकार की परीक्षाएँ हुई हैं, उनमें किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं वो भी आपको यहाँ पर बराबर जानकारी दी जाएगी। आपको इस बोर्ड के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से भी आपको बराबर मिलता रहेगा। आते हैं अपने पॉइंट पर। आज का जो टॉपिक्स है वो अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक की विशेषता है कि यहाँ से पीटी में नहीं बल्कि मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप पेपर्स उठा के देखेंगे तो लगभग सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक छोटा टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा जो टॉपिक का फंडा है और वो आपको मैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ इकॉनमी के बारे में, वहाँ के इस पार्ट में थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन करना चाहूँगा। तो आज का जो टॉपिक्स है ये आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है और आप इसको थोड़ा सा बी केयरफुली आप इसे सुनिएगा। बाकी जो भी बातें हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, आपका जो टॉपिक है वो है नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था। इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। Economies on the basis of प्लानिंग। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना है, नियोजन को ही आयोजन या योजना भी कहा जाता है और सामान्य तौर पर ये मेंशन किया जाता है या जाना जाता है
किसी भी देश के आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के लिए वहाँ पर नियोजन की भूमिका होनी चाहिए या योजना की भूमिका होनी चाहिए। जैसे आज का टॉपिक आपके करंट टॉपिक से ही रिलेटेड है और मैंने अभी आपसे बताया कि माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा जो अभी टीजीटी और पीजीटी के लिए वैकेंसी आई है, तो इस परीक्षा को बीट करने के लिए आपके पास एक योजना या प्लानिंग होनी चाहिए। यानी कि विज्ञापन आने के बाद आपको एक स्ट्रेटजी के साथ, एक प्लानिंग के साथ आपको किस तरीके से परीक्षा की तैयारी करनी है, इसी को हम प्लानिंग या योजना कहते हैं। तो अगर हम इसको इकोनॉमिक शब्दावली में देखें तो आर्थिक नियोजन या आर्थिक योजना का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी भी सरकार या देश द्वारा अपने लक्ष्यों की आपूर्ति के लिए क्रमबद्ध तरीके से योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से आर्थिक समृद्धि एवं विकास की प्रकृति को या उसकी योजनाओं को पूरी तरीके से विकसित करना, ताकि देश का सिर्फ आर्थिक विकास ना हो बल्कि सामाजिक विकास भी हो। अब इस सिस्टम में अगर देखा जाए तो हम भारतीय कंटेस्ट में भी ध्यान देंगे कि भारत में भी प्लानिंग का क्या प्रारूप था या वैश्विक स्तर पर प्लानिंग का क्या प्रारूप था। बट सामान्य तौर पर आप इसको जानिएगा, जब भी नियोजन या प्लानिंग की बात की जाती है तो इसके दो रूप मिलते हैं। एक तो है आपका योजनाबद्ध नियोजन, योजनाबद्ध नियोजन यानी कि प्लान्ड प्लानिंग, और दूसरा है आपका गैर योजनाबद्ध नियोजन। देखिए, ये आपके दो फैक्टर्स हैं। नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है योजनागत या योजनाबद्ध, दूसरा है गैर योजनागत या गैर योजनाबद्ध नियोजन। अब इनको अगर आप देखिए तो सबसे पहले हम प्लान्ड इकोनॉमी की बात करेंगे। ये है क्या? मैंने अभी आपसे बताया कि किसी भी देश के आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के लिए वहाँ की अर्थव्यवस्था में नियोजन का प्रारूप होना चाहिए, क्योंकि अगर नियोजन का प्रारूप नहीं होगा तो जो देश की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है, आधारिक संरचना है या ऐसे सेक्टर्स हैं, उनके लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी और देश का आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं हो पाएगा। अब इन चीज़ों को अगर हम देखें तो योजनाबद्ध नियोजन की जो परंपरा रही है वो भारत में आज़ादी के पहले ही स्टार्ट हो गई थी। यानी देश के आर्थिक सामाजिक ढांचे के विकास के लिए, उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए सरकार ने पहले से ही प्लानिंग का खाका तैयार किया था। लेकिन इस प्लानिंग का जो व्यवस्थित रूप आपको मिलेगा वो आपको, अगर आप देखेंगे तो 1946 में एक समिति बनाई गई थी। उस समिति का नाम था केसी नियोगी समिति, और इसी समिति की अनुशंसा के आधार पर देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे के विकास के लिए 15 मार्च 1950 को भारत में प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग का गठन किया गया था। अब इस सिस्टम को अगर आप देखिए, आखिर भारत में आज़ादी के पहले ही नियोजन की प्रक्रिया पर क्यों बल दिया गया? इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था? इसके पीछे सरकार का लक्ष्य क्या था?
सरकार की स्ट्रेटजी क्या थी, सरकार का विजन पत्र क्या था। तो इस पर अगर हम थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू रखें तो भारत में ही 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्रकाशित हुई थी और उस पुस्तक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, यानी भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था। और इसी पुस्तक में देश के सामाजिक और आर्थिक ढांचे के विकास के लिए, देश के समावेशी विकास के लिए, देश के धारणीय विकास के लिए पहली बार नियोजन की अवधारणा को इस पुस्तक के माध्यम से अपनाया गया, जिसमें इस पुस्तक में सर एम विश्वेश्वरैया ने किस तरीके से देश का सामाजिक और आर्थिक विकास किया जाए उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने अपना प्लान डिफाइन किया था। बस अगर हम देखें तो अगर हम योजनाबद्ध या योजनागत नियोजन की बात करते हैं तो कहीं न कहीं ये इस प्रकार का नियोजन ये केंद्रीकृत नियोजन पर बल देता है, अर्थात सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल ना देकर या सत्ता के केंद्रीकरण पर बल देता है। यानी कि राज्य व्यवस्था के आधार पर या सरकार के आधार पर या किसी आयोग के माध्यम से सरकार देश के आर्थिक ढांचे के विकास के लिए पहले से ही रणनीति तय करती है और इस रणनीति का एक ही उद्देश्य होता है कि देश की आधारिक संरचना, जैसे मैंने बताया कि बिजली, सड़क, परिवहन आदि के विकास के साथ साथ समावेशी विकास के लिए यानी विभिन्न वर्गों के विकास के लिए, जो सामाजिक क्षेत्र से पिछड़े हुए हैं उनके विकास के लिए सरकार योजना, कार्यक्रम या नियोजन पर बल देती है, इसका प्रारूप अपनाती है। यानी कि इस सिस्टम में देखें तो योजनागत नियोजन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो पूरी तरीके से केंद्रीकरण के सिद्धांत पर बल देती है। यानी कि अगर हम देखें तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या ये ऐसे कह सकते हैं बाजारवादी अर्थव्यवस्था को डिफाइन नहीं करती है, अर्थात सरकार ही डिसाइड करती है कि देश के आर्थिक ढांचे साथ ही साथ अगर हम डिफाइन करें उत्पादन प्रक्रिया यानी प्रोडक्शन प्रोसेस, इसके अलावा अगर देखें निवेश प्रक्रिया इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, साथ ही साथ विभिन्न क्षेत्रों का विकास, विभिन्न क्षेत्रों का विकास और समावेशी तथा धारणीय विकास यानी एक्सक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सरकार इस पर बल देती है। यानी योजनागत नियोजन के अंतर्गत सरकार अपनी पॉलिसी के तहत देश में आर्थिक ढांचे, उत्पादन प्रक्रिया, निवेश प्रक्रिया एवं विभिन्न क्षेत्रों का विकास के साथ साथ देश के सामाजिक विकास के लिए समावेशी एवं धारणीय विकास पर विशेष बल देती है, जिसमें सरकार की जो पॉलिसी होती है उसमें सरकार इस बात पर तय करती है कि विभिन्न प्रकार के रणनीति यानी स्ट्रेटजी, साथ ही साथ एजेंडा एवं दीर्घकाल के लिए विजन पत्र का प्लान क्या होगा, क्योंकि सरकार की पॉलिसी के तहत ये डिफाइन किया जाता है कि एक तो देश का आर्थिक विकास हो और साथ ही साथ सामाजिक विकास हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें
तो यहाँ पर बाजारवादी व्यवस्था को ना अपनाकर सरकार समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रारूप को अपनाती है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार गरीबी निवारण और मॉनेटरी पॉलिसी या ऐसे कह सकते हैं कि राजकोषीय नीतियों का निर्धारण अपने ही ढंग से तय करती है ताकि योजनाबद्ध तरीके से देश में आर्थिक और सामाजिक ढांचे का विकास हो सके। सामान्य तौर पर यह मेंशन किया जाता है कि जीडीपी और जीएनपी के लिए सरकार की जो पॉलिसी होगी वो सिर्फ अल्पकाल के लिए नहीं बल्कि दीर्घकाल के लिए भी होगी। तो यहाँ पर सरकार की पॉलिसी समाजवादी व्यवस्था के संदर्भ में है, ना कि पूंजीवादी या बाजारवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है। तो जाहिर सी बात है कि योजनाबद्ध तरीके से सरकार जब भी योजना के प्रारूप को अपनाती है तो इस बात पर बल देती है कि गरीबी और गरीबों का विकास कैसे हो, यानी गरीबी को कैसे मिटाया जा सके, बेरोजगारी को कैसे मिटाया जा सके और देश का सामाजिक विकास भी कैसे हो। तो ऐसी स्थिति में सरकार विभिन्न प्रकार के योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से अपना एक प्रारूप तय करती है। और इस प्रारूप को अगर हम देखें तो 1946 में केसी नियोगी ने इस तरीके से डिफाइन किया, खासतौर से अल्पकाल, मध्यकाल और दीर्घकाल के लिए, कि ताकि देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। तो इस सेक्शंस पर सर एम विश्वेश्वरैया की जो पुस्तक आई थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, यानी भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, तो उस पर इन्होंने वो प्रारूप तय किया कि कैसे भारत का विकास होगा। वैसे अगर हम देखें तो सोवियत संघ यानी रूस का जो नियोजन का प्रारूप था वो भारत में क्या अपनाया गया, और 1950 में जब मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रणाली अपनाई गई और 1991 के बाद लिबरलाइजेशन की बात की गई, तो क्या इसके कारण देश का सामाजिक और आर्थिक विकास हुआ या नहीं हुआ? तो इस पर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं बिल्कुल विकास हुआ। हाँ, लेकिन सरकार की जो स्ट्रेटजी थी, यानी कि जो प्रारूप था, वो अपनी नीतियों के अनुसार ही निर्धारित किया गया। और इसके लिए सरकार ने जब केसी नियोगी समिति की अनुशंसा के आधार पर 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग का गठन किया, तो इन्होंने देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे के विकास के लिए बेसिकली उन्होंने 5 ईयर प्लान ही तय किया। और इस पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सरकार ने देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे के विकास के लिए योजना, कार्यक्रम तथा लक्ष्यों का निर्धारण किया। और उसमें अगर देखा जाए तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार ने जो भी लक्ष्य रखा, देश के आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार, उत्पादन के ढांचे के अनुसार, निवेश के अनुसार, इससे सिर्फ देश का ही विकास नहीं हुआ बल्कि देश में सामाजिक विकास का स्तर भी धीरे धीरे बढ़ता गया। और इस स्थिति में अगर हम देखें तो विभिन्न एजेंसियों द्वारा जो भी इस समय आकलन किए जाते हैं उसमें भारत की स्थिति सामाजिक ढांचे में धीरे धीरे मजबूत दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये था कि आज़ादी के बाद यानी 1 अप्रैल 1951 से लेके 31 मार्च 2017 तक योजना आयोग द्वारा जो विभिन्न प्रकार के पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई, इस योजना के माध्यम से सरकार का ही एजेंडा था या रणनीति थी जो विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हुई। तो इसका अर्थ ये है कि सरकार की जो पॉलिसी थी अपने प्लान्ड योजना के अंतर्गत, वो इसी बात पर बल दी गई कि आर्थिक और सामाजिक ढांचों के विकास करते हुए, उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाते हुए विदेशी इन्वेस्टमेंट को भारत में लाना और साथ ही जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। तो यहाँ पर जो एजेंडा आपको दिखाई दे रहा है वो एजेंडा सरकार के शॉर्ट टर्म को ध्यान में रखकर वो लॉन्ग टर्म को डिफाइन करता है। तो सरकार की जो पॉलिसी है वो किस तरीके से डिफाइन करती है, इसके लिए योजना आयोग ने 15 मार्च 1950 को जब डिफाइन किया गया तो उन्होंने अपना जो एजेंडा रखा था या रणनीति बनाए वो 5 ईयर प्लान के लिए रखा। तो यहाँ पर प्लान का पूरा ढांचा क्या होगा और किस तरीके से सरकार ने ढांचे को व्यवस्थित किया और किस तरीके से निवेश मॉडल को अपनाया, इसकी तो हम आपको पूरी जो चर्चा करेंगे वो आपको फुल फंक्शन क्लास में ही करेंगे, जहां पर आपको भारत में आर्थिक नियोजन जो आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वहां पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 15 मार्च 1950 के बाद योजना आयोग के माध्यम से सरकार ने 5 ईयर का प्लान रखा और उसी के माध्यम से सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से देश का आर्थिक और सामाजिक क्या किया, विकास किया। तो इसका अर्थ है कि योजनाबद्ध नियोजन की प्रक्रिया में सरकार की जो पॉलिसी थी बाजारवादी व्यवस्था के संदर्भ में ना होकर वो समाजवादी व्यवस्था के संदर्भ में थी। समाजवादी व्यवस्था का मतलब हो गया कि उपभोक्ता के कल्याण के संदर्भ में थी। सरकार का उत्पादन के ढांचे पर, निवेश पर पूरा क्या था, अधिकार था। आज अगर हम देखें
तो वैसे तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में है, जहाँ की योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध दोनों परिस्थितियों को अपनाया गया है। बट समान तौर पर अगर माना जाए तो इसमें हम देखें तो देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे के विकास के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो परिस्थितियों के अनुसार सरकार ने देखा और उसी हिसाब से रणनीति और एजेंडा तय किया, विजन पत्र तय किया और समय के अनुसार लक्ष्यों का क्या किया, निर्धारण किया। हाँ, स्थिति को आधार बनाते हुए अगर आज हम देखें तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का भी गठन किया गया। यानी कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का भी गठन किया गया। यानी नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी नीति आयोग के माध्यम से सरकार ने त्रिवर्षीय एजेंडा, सप्तवर्षीय रणनीति पत्र और 15 वर्षीय विजन पत्र का खाका तैयार किया है। जबकि इसके पहले अगर आपने देखा होगा या सुना होगा तो योजना आयोग ने विजन 2020 का प्लान और 5 ईयर का प्लान निर्धारित किया था और इसी के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से सरकार ने स्वयं तय किया कि किस तरीके से देश का आर्थिक विकास होगा। लेकिन उस समय सरकार की जो पॉलिसी थी वो सार्वजनिक क्षेत्र को विकास के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विकास करना चाहती थी, पूंजी को भारत में लाना चाहती थी, रोजगार को बढ़ाना चाहती थी, गरीबी बेरोजगारी को कम करना चाहती थी। अर्थात सामाजिक ढांचे के विकास के साथ साथ आर्थिक ढांचे के विकास के लिए सरकार ने 5 ईयर का प्लान तय किया था। तो यहाँ पर योजनाबद्ध तरीके की जो पॉलिसी थी वो सरकार की बिल्कुल क्लियर थी और वो चाहती थी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र मिलकर ही कार्य करें। लेकिन यहाँ पर अगर हम योजनाबद्ध तरीके से बात करें तो यहाँ पर जो केंद्रीय तंत्र है यानी केंद्रीकरण का जो सिद्धांत है यहाँ पर पूरी तरीके से लागू नहीं होता है, बल्कि सोशलिज्म के साथ सरकार योजनाबद्ध तरीके से तैयार करती है और देश का विकास करती है। तो यहाँ पर जब हम योजनाबद्ध की बात करते हैं तो आपके लिए प्लान सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने अभी आपसे बताया कि अगर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आज ही आई है तो जाहिर सी बात है कि आपको भी योजनाबद्ध तरीके से ही प्लान करना होगा कि एग्ज़ाम के पहले तक या एग्ज़ाम देने तक आपको किस तरीके से प्लान करके आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो चाहे जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसकी प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, कितने घंटे आपको करना है, किस तरीके से करना है, सॉल्व पेपर कैसे करना है, अभी तक की परीक्षाओं में किस टाइप से सवाल पूछे गए ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्या नया क्वेश्चन आ सकता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे, स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो आप जो मैं यहाँ पर चर्चा हो रहा है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग के आधार पर, तो यहाँ पर एक आपका टाइप्स हो गया योजनाबद्ध नियोजन। इसके बाद आते हैं आपका दूसरा जो आपका पॉइंट है वो गैर योजनाबद्ध है, यानी नॉन प्लान्ड इकोनॉमी, यानी गैर नियोजित अर्थव्यवस्था, गैर योजनागत अर्थव्यवस्था। यानी इस व्यवस्था की बात करें तो बेसिकली कहा जाए कि इसमें सरकार का केंद्रीकरण का सिद्धांत लागू नहीं होता है, देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे के विकास के लिए सरकार की कोई पॉलिसी नहीं होती है, अर्थात पूरी तरीके से पूंजीवाद या बाजारीकरण प्रक्रिया पर आधारित होती है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें देश के आर्थिक और सामाजिक ढांचे के विकास के लिए सरकार द्वारा या किसी भी केंद्रीय तंत्र द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या किसी प्लानिंग कमीशन द्वारा किसी भी प्रकार के लक्ष्यों का निर्धारण या रणनीति या विजन पत्र की व्याख्या नहीं की जाती है। सब कुछ बाजार पर ही छोड़ दिया जाता है और देश की आर्थिक और सामाजिक ढांचे की परिस्थितियों के अनुसार ही ये स्वयं अपने आप में वो विकास करता है। अब इसको अगर हम देखें तो क्या सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में या भारत की अर्थव्यवस्था में या ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इस तरीके की पॉलिसी आई थी? तो जाहिर सी बात है कि एक समय ऐसा रहा होगा कि वहाँ पर भी नॉन प्लान्ड इकोनॉमी के तहत अर्थव्यवस्था का विकास किया गया होगा। भारत में भी अगर देखा जाए तो आज़ादी के पहले की जो व्यवस्था थी वो प्लान नहीं थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्होंने नियोजन का प्रारूप कुछ विशेष तय नहीं किया था और सिर्फ देश के आर्थिक ढांचे के अनुसार जहाँ पर विकास हो सकता है उन्होंने नियोजन के प्रारूप को अपनाया था, लेकिन सिस्टेमेटिक तरीके से उन्होंने किसी भी प्रकार का प्लानिंग तय नहीं किया था। लेकिन आज़ादी के बाद अगर देखें तो सरकार की जो पॉलिसी आई उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ समाजवाद यानी कि उपभोक्ता के विकास के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए इन्होंने प्लानिंग तय किया। तो
इस पॉलिसी में सरकार की क्या पॉलिसी थी? एक तो अगर हम देखें तो आज़ादी के पहले जो नियोजन की व्यवस्था थी वो गैर नियोजित अर्थव्यवस्था थी, जबकि आज के सिस्टम में अगर देखा जाए आज़ादी के बाद यानी 15 मार्च 1950 को जब योजना आयोग का गठन किया गया तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सरकार की पॉलिसी नियोजित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में थी, यानी प्लान्ड इकोनॉमी के संदर्भ थी, जिसका प्रारूप आज भी अपनाया जा रहा है। अब उस पॉलिसी में बहुत सारे तथ्य आते हैं, डिटेल में चर्चा होगी फुल फंक्शन कोर्सेस में, लेकिन यहाँ पर अगर क्वेश्चन अगर पुटअप किया गया, कई बार पूछा भी गया है, आज़ादी के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रारूप क्या था, क्या नियोजित था या गैर नियोजित था या दोनों था या इनमें से कोई नहीं था? तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बाकी सेक्शंस में 5 ईयर्स प्लान क्या है, इसके अलावा स्ट्रेटजी रणनीति पर और विज़न पत्र क्या है, योजना आयोग क्या है, नीति आयोग क्या है, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिसकी चर्चा हम आपको फुल फंक्शन कोर्सेज में करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि सिमिलरिटीज़ है प्लान्ड और नॉन प्लान्ड इकोनॉमी में, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए। और आप लोगों का प्यार अगर हमें मिलता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में इससे भी अच्छा आपको मैटर मिलता रहेगा। बाकी स्थिति क्या है, जैसा मैंने आपसे बताया कि टीजीटी पीजीटी के लिए फुल कोर्सेज क्लास स्टार्ट होने वाले हैं, सिविल के भी क्लास स्टार्ट होने वाले हैं। आप हमारे जो टैग लाइन पर जो भी चल रहा है नंबर, मोबाइल नंबर, आप इस पर कॉल करके आप फुल फंक्शन कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।